हेलो फ्रेंड, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिए हैं रिलेटेड टू ईडब्ल्यूएस कोटा। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्या वर्डिक्ट है? एससी अपहोल्ड्स 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशंस इन जॉब एजुकेशन। मतलब जॉब पाने के लिए और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 10% का रिजर्वेशन कोटा का जो रूल था वो रहेगा। एससी सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड मतलब उसको सपोर्ट किया है। ठीक है, जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है कि 10% रिजर्वेशन कोटा रहेगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, वो रहेगा। ठीक है, ये था वर्डिक्ट। अब मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो ये जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा आर्टिकल 15। ये स्टार्ट होता है एक्चुअली आर्टिकल 15 जो आते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो आर्टिकल 15 क्या बोल रहे हैं? आर्टिकल 15 का जो नंबर 1 पॉइंट है वो है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। मतलब कोई भी सिटीजन को उनका जो रिलीजियन है, उनका जो रेस है, कास्ट है, सेक्स है और प्लेस ऑफ बर्थ है, इनके विचार से उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। नंबर 2 है Note citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to A. Access to shops, public restaurants, hotels and place of public entertainment or B. The use of wells, tanks, bathing ghats, roads and place of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of the general public। मतलब कोई भी सिटीजन को उनका रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से उनको कहीं पे भी कोई भी शॉप्स हो, पब्लिक रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो, जैसे शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल और कोई भी एंटरटेनमेंट प्लेस में उसको एक्सेस देना पड़ेगा। आप उनको मतलब उनको रोक नहीं पाएंगे कि आपका कास्ट ये है, आप यहाँ पे नहीं आ सकते, आपका रिलीजियन ये है, आपका जन्म वहाँ हुआ है तो आप यहाँ नहीं आ सकते, ऐसे आप नहीं कर पाएंगे। और नंबर 2 मतलब बी में क्या बोल रहे हैं कि यूज ऑफ वेल्स, टैंक, बाथिंग घाट, रोड और पब्लिक प्लेस, कोई भी जनरल पब्लिक प्लेस हो वहां पे सबके लिए समान है, कोई भी ऐसे भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 आते हैं नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब अगर कोई स्टेट वीमेन और चिल्ड्रन के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 15 जो है उसको रोकेगा नहीं। नंबर 4 है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially or educationally backward classes of citizen or for the scheduled caste and scheduled tribes। तो ये जो नंबर 4 है ये स्पेशली है बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन मतलब ओबीसी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। ये जो पॉइंट है क्या बोल रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल मतलब आर्टिकल जो 15 है, ये है आर्टिकल 15। तो ये जो आर्टिकल 15 है और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29, तो आर्टिकल 15 हो या क्लॉज 2 ऑफ, ये क्लॉज 2 क्या है मैं बताऊंगा आपको। क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 कोई भी स्टेट को ओबीसी, एससी और एसटी के लिए स्पेशल कोई लॉ बनाने के लिए नहीं रोकेगा। ठीक है, अब क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये है आर्टिकल 29, दोनों ही क्लॉज है 1, 2। 1 बोल रहा है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम।
मतलब कहीं पे भी कोई भी टेरिटरी हो, किसी भी सिटीजन का जो अगर खुद का कोई अपना लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, कल्चर हो, तो उसको कंजर्व, प्रोटेक्शन करने का उसका हक है, राइट है। नंबर 2 है नो सिटीजन, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड out of state fund on grounds only of religion, race, caste, language और any of them। मतलब कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हो, या फिर वहां से उनको एक ग्रांट मिलता होगा, ठीक है, तो वहां पे आप रिलीजियन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं कर पाएंगे। आपको सबको क्या है ना, इक्वल उसको एडमिशन, इक्वली एडमिशन देना पड़ेगा आपको। ये है आपका आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 ये हो गया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सबको एडमिशन मिलेगा। तो यही बोल रहे हैं कि ये जो दिस आर्टिकल मतलब आर्टिकल 15 और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 स्टेट को प्रिवेंट नहीं करते हैं, नथिंग शैल प्रिवेंट, मतलब स्टेट को प्रिवेंट नहीं करते हैं कि कोई स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए, किसके लिए, कि बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। उसके बाद आते हैं नंबर 5 पे, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward class of citizen or for the scheduled class or scheduled tribes in so far as such special provisions relate to their admission to educational institution including private educational institution whether aided or unaided by the state other than the minority educational institution referred to in clause 1 of article 30। ये पूरे चीज का मतलब ये हुआ कि ये जो आर्टिकल है और जो सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19, मतलब आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के अंदर जो जी सब क्लॉज है, ये दोनों ही आर्टिकल कोई भी स्टेट को प्रिवेंट नहीं करते हैं कि कोई स्पेशल लॉ बनाए, किसके लिए, वही सेम बैकवर्ड क्लास पीपल मतलब ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ताकि relate to their admission to educational institution including private educational institution, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, उसमें सबको इक्वल एडमिशन मिलेगा। ये जो है नंबर 5 में ये बोल रहे हैं कि ये आर्टिकल मतलब आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के अंदर सब क्लॉज जी। अब ये क्या है, मैं हम लोग ये भी देख लेते हैं। ये आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के अंदर ये सब क्लॉज है। तो ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसेबल एंड विदाउट आर्म, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड जी ये जो इंपॉर्टेंट है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मतलब आप अगर सिटीजन हो तो आप अपने चॉइस के खुद के प्रोफेशन आप जॉब कर सकते हैं, आप कुछ भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कुछ भी आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका राइट है। दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये आर्टिकल और 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज जी के अंदर जो आर्टिकल आते हैं, ये दोनों ही कोई भी स्टेट को ये मतलब प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं कि आप स्पेशल लॉ बनाओ ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ताकि वो प्राइवेट और गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनको एडमिशन मिले, ठीक है। तो ये जो लास्ट जो 2 आर्टिकल मैंने पॉइंट अभी बताया, नंबर 4 नंबर 5, दोनों ही किसके लिए है, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। अब यहां तक पहले था, ये था मेरा आर्टिकल 15 1 to 15 1 to 5, आर्टिकल 15 के अंदर ये 1 2 3 4 5 इतना ही था। उसके बाद क्या हुआ ना, 2019 में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने
सॉरी, एक अमेंडमेंट निकाला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 103rd अमेंडमेंट 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 पब्लिश्ड ऑन गेजेट नोटिफिकेशन ऑन 12th जनवरी 2019। तो पार्लियामेंट में ये पास हुआ है, एसेंट हुआ है। देखिए लिखा है, द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव्ड एन एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द 12th जनवरी 2019 एंड इज हेयर बाई पब्लिश्ड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। तो क्या हुआ ना, क्या बोल रहे हैं कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट। उसके बाद लिखा, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट। ठीक है, मतलब ऑफिशियल गेजेट अपॉइंटमेंट पब्लिकेशन के बाद ही ये क्या होगा ना, फोर्स में आएगा। और उसके बाद बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इन आर्टिकल 15 जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये जो है, ये जो था आर्टिकल 15, तो इन आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर क्लॉज 5 द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड नेमली 6A, B। ये दोनों जो है इंसर्ट किया जा रहा है। 6 मतलब 5 तक था, उसके बाद 6 जो है 6 नंबर उसमें इंसर्ट किया जाएगा। 6 नंबर के अंदर A और B है, तो मैं 6 नंबर के अंदर जो A और B है उसको मैं थोड़ा पढ़ लेता हूं। यहां से भी पढ़ सकता हूं, यहां से भी पढ़ सकता हूं, सेम है। 1 2 3 4 5 तक मैं पढ़ लिया हूं। अब 6 नंबर में बोल रहे हैं कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लॉज जी। अब एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ है वो इसी अमेंडमेंट के ऊपर हुआ है कि ये अमेंडमेंट 103 जो अमेंडमेंट किया गया है 2019 के 12 जनवरी में, इसके ऊपर केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और इसके ऊपर ही हियरिंग था, इसके ऊपर ही वर्डिक्ट दिया गया है। अब ये क्या है, यही इंपॉर्टेंट है कि बोल रहे हैं कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग any special provision for the advancement of any economically weaker section of citizen other than the class mentioned in clause 4 and 5। मतलब बोल रहे हैं नथिंग इन दिस आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 15 अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आर्टिकल 15 हो या सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 हो, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये हो या फिर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 हो। क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 क्या है, क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 भी हम लोग पढ़ लिए हैं कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड ऑन रिलीजन रेस कास्ट लैंग्वेज, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। तो कोई भी हो, आर्टिकल 19 हो, आर्टिकल 29 हो या फिर जो अभी जो आर्टिकल है आर्टिकल 15 हो, कोई भी हो, ये जो है एक स्टेट को प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए। तो क्या स्पेशल प्रोविजन है, ए पे है, एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉज 4 and 5। अब आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बात, और ये बोल रहे कि अदर देन क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉज 4 and 5। क्लॉज 4 and 5 में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, क्लॉज 4 and 5 में किस किस क्लास का मेंशन किया है, ओबीसी, एससी, एसटी। सॉरी, क्लॉज 4 और 5 दोनों में ही ओबीसी, एससी और एसटी का मेंशन किया है। तो ओबीसी, एससी, एसटी छोड़ के और एक क्लास का इंट्रोड्यूस्ड यहां पे किया गया है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्या है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो भी मैं बताऊंगा। पहले एक नया सेक्शन का इंट्रोड्यूस किया गया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, ये था पहला। बी, any special provision for the advancement of any economically weaker section of citizens other than the classes mentioned in clause 4 and 5 in so far as such special provision relate to their admission to educational institution including private educational institution whether aided or unaided by the state other than the minority educational institution referred to in clause 1 of article 30, which in the case of reservation would be in addition to the existing reservation and subject to a maximum of 10% of the total seats in each category।
तो यहां पे जो है यही जो चीज है इसके ऊपर केस हुआ है। क्या बोल रहा है ये कि क्लॉज 4 और 5 को छोड़ के, क्लॉज 4 और 5 मतलब ओबीसी एससी एसटी छोड़ के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो एडमिशन प्रोसेस है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, वेदर एडेड हो और अनएडेड हो, टोटल प्राइवेट हो, अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी रिजर्वेशन प्रोसीजर है, मतलब वहां पे सिर्फ माइनॉरिटी के बच्चे ही पढ़ेगा, जैसे मद्रासा हो गया, ठीक है। तो ये सब छोड़ के जो बाकी जो है उन क्या होगा ना, उनके लिए which in the case of reservation would be in addition to the existing reservation, मतलब जो existing reservation है उसके ऊपर एडिशन सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 10% टू टोटल सीट्स इन ईच कैटेगरी। मतलब एजुकेशनल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 10% के एडिशनल रिजर्वेशन का ऑर्डर दे रहे हैं। ये जो है आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 के अंदर सब क्लॉज बी, ठीक है। तो इसके ऊपर जो हुआ है कि केस हुआ है हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से सुना कि क्या है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, मैं उसमें भी आऊंगा। तो ये आप यहां तक समझ में आया कि यहां पे बोल रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10% आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। किसको? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। एक्सेस मतलब क्लास 4 और क्लास 5 में बोल रहे हैं कि आप एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन दीजिए, और उसके बाद बोल रहे हैं कि आप मद्रासा और स्पेशल जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहां पे रिजर्वेशन है। ये सब छोड़ के एडिशनल 10% आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देना पड़ेगा। ये था 103rd अमेंडमेंट, ये था 103rd अमेंडमेंट। अब ठीक है, अब मैं ये जो पब्लिश्ड हुआ है 103rd अमेंडमेंट, ये पब्लिश्ड हुआ है 12 जनवरी 2019 को। अब जस्ट उसके बाद ही गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या है। देखिए, ये जो नॉर्थ ब्लॉक से ये पब्लिश हुआ है 31 जनवरी 2019 को, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उन्होंने ये मेमोरेंडम दिया है कि सब्जेक्ट रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन सिविल पोस्ट एंड सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन, द पर्सन बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी शैल गेट 10% रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, नॉट कवर्ड अंडर रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी, उनको और एक्स्ट्रा 10% कैटेगरी रिजर्वेशन दे रहा है कि रिक्रूटमेंट इन सिविल पोस्ट एंड सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद एग्जेम्पशन, किस किस पोस्ट के लिए ये एग्जेम्पशन होगा, मतलब ये जो रिजर्वेशन है ये नहीं होगा। रिजर्वेशन उस पोस्ट के जॉब के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। किस पोस्ट के लिए? जनरली ये दोनों पोस्ट के लिए। द पोस्ट शुड बी फॉर कंडक्टिंग रिसर्च और फॉर ऑर्गेनाइजिंग, गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग रिसर्च। तो रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपको रिजर्वेशन, मतलब अगर आप रिसर्च जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। और ऑर्डर्स ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न शुड बी ऑब्टेन बिफोर एग्जेम्प्टिंग एनी पोस्ट satisfying the above condition from the purview of the scheme of reservation। और अगर मिनिस्टर से ऑर्डर आए कि नहीं इस पोस्ट के लिए हम लोग रिजर्वेशन नहीं रखेंगे तब, और अदरवाइज बाकी सारे गवर्नमेंट पोस्ट के लिए आपको क्या है ना, ये 10% रिजर्वेशन होगा। अब आता है कि ईडब्ल्यूएस का डेफिनेशन, किसको हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलेंगे, कितना उसका इनकम होना चाहिए। Persons who are not covered under the scheme of reservation for SC, STs and OBC and whose family has gross annual income below rupees 8 lakh are to be identified as EWS for benefit of reservation। मतलब अगर किसी के इनकम ग्रॉस फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली ग्रॉस एनुअल इनकम इज बिलो 8 लाख, ठीक है, मतलब हस्बैंड
का प्लस वाइफ का, और अगर आप माइनॉरिटी होंगे, अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फैमिली मतलब आपका पापा मम्मी सबका जो इनकम है, टोटल ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख से अगर कम है तो यू आर identified as economically weaker section. Now 8 lakh annum means 67,000 rupees per month. That's a huge. So if your income is 67,000 rupees below, then you will be notified as EWS. So I think 90% of Indians then will be categorized as EWS category, but not. There are also some other definition, that is income shall also include income from all sources, that is salary, agriculture, business, profession etc. for the financial year prior to the year of application. मतलब सिर्फ सैलरी नहीं, आपका एग्रीकल्चर से जो इनकम हो रहा है, आपका बिजनेस से जो इनकम हो रहा है, आपका प्रोफेशन और कोई अगर प्रोफेशन है उससे इनकम हो रहा है, टोटल अगर 8 लाख से आपका कम है तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जाएगा। उसके साथ और भी क्लॉजेज है, मैं आपको बोल रहा हूँ। ऑल्सो पर्सन्स हुज फैमिली owns or possesses any of the following asset shall be excluded from being identified as EWS irrespective of the family income। अगर किसी भी आदमी के फैमिली के पास ये सब होगा तो EWS कैटेगरी से उसका नाम कट दिया जाएगा। जैसे 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव, अगर आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड होगा, 5 एकड़ या उससे ज्यादा, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएंगे अगर आपकी इनकम कम हो तो भी। नंबर 2, रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, अगर आपके पास घर है और उसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है या फिर 1000 स्क्वायर फीट है तो भी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएंगे। नंबर 3, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज, अगर म्यूनिसिपैलिटी के अंडर आपके पास 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट है तो तब आप क्या होगा ना, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपको कट दिया जाएगा। नंबर 4, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन एरियाज अदर देन द नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी, अगर कुछ है नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी, कुछ है अदर देन नोटिफाइड यूनिवर्सिटी, अगर अदर देन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में आपका 200 स्क्वायर यार्ड से यार्ड या फिर उससे ज्यादा प्लॉट है तब भी आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपका नाम काट दिया जाएगा। तो ये सब कंडीशन में होना चाहिए। ना फैमिली, द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ए फैमिली इन डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट प्लेसेस सिटीज वुड बी क्लब्ड व्हाइल अप्लाइंग द लैंड और प्रॉपर्टी होल्डिंग टेस्ट टू डिटरमाइन द ईडब्ल्यूएस स्टेटस। मतलब जहां जहां आपका प्रॉपर्टी, आपके पापा का जहां जहां प्रॉपर्टी हो, मम्मी का जहां जहां प्रॉपर्टी, सबको क्लब करके ही ये कैलकुलेशन होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, द टर्म फैमिली फॉर दिस पर्पस विल इंक्लूड द पर्सन हु सीक्स बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन हिज पेरेंट्स और सिबलिंग बिलो द एज ऑफ 18 years एज ऑल्सो हिज हर स्पाउस एंड चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 18 years। मतलब फैमिली का डेफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, कि उसका जो पेरेंट्स है और उनका जो फैमिली के अंदर आते हैं, जो मतलब जो लड़का 18 साल का जो लड़का हो जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका फैमिली इनकम मतलब पेरेंट्स होगा, सिबलिंग्स उनका कोई ब्रदर हो या सिस्टर हो जो कि 18 साल से कम हो, और अगर उनकी कोई स्पाउस हो मतलब बीवी हो या बच्चा हो जो भी 18 मतलब बच्चा हो 18 साल से कम हो, ठीक है। मतलब अगर आप मतलब फैमिली इनकम शो कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आएगा, आपके फादर मदर, आपका जो ब्रदर हो सिस्टर हो जो कि 18 साल से कम हो, आपका बीबी और आपका बच्चा जो 18 साल से कम हो, ये सब आएगा फैमिली में। टोटल इनकम देखा जाएगा आपका, ठीक है। अब कौन आपको सर्टिफिकेट देगा कि आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है। इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है, मैं डायरेक्ट आपको बोल दे रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, तालुका मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार एंड सब डिविजनल ऑफिसर और द एरिया where the candidate and or his family normally reside। So
ये सब जो अथॉरिटी है ये आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट दे सकते हैं, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, जिसके ऊपर बेस करके आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिलेगा। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यूएस कैन बी अवेल्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपको ईडब्ल्यूएस का डेफिनेशन। तो ये अगर आप सब फुलफिल कर रहे हैं तो आपको एक इनकम और एसेट सर्टिफिकेट मिलेगा, और इनकम और एसेट सर्टिफिकेट दिखा के आप क्लेम कर सकते हैं कि हाँ मैं ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आता हूँ। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आएंगे तो आपको 10% की जो है रिजर्वेशन मिलेगा। अब इसके ऊपर एक वर्डिक्ट दिया है कोर्ट ने, क्या दिया है, कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन मंडे अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 10% रिजर्वेशन इन जॉब्स and education for economically weaker section. A 5-judge constitution bench of the top court led by Chief Justice of India Uday Umesh Loli delivered the judgment with a majority view that it does not violate the basic structure of the constitution. मतलब 10% रिजर्वेशन कैटेगरी होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहे हैं, मतलब 103rd जो अमेंडमेंट था वो वैलिड है। ठीक है, तो 5 जज ने 3:2 में डिसीजन दिए है, 3 जो जज है वो फेवर में दिए है, दो जज है वो अगेंस्ट जजमेंट दिया है, तो 3-2 मेजोरिटी से जीत, मतलब ये जो है अपहेल्ड हो गया। ठीक है, तो कौन कौन जज है, एक तो चीफ जस्टिस हो गया उदय उमेश ललित, उसके बाद हो गया आपका जस्टिस दिनेश महेश्वरी, एस रविंद्र भाट, बेला एम त्रिवेदी एंड जेबी पारीवाला। उनमें से जो है 3 जज है जो आपको, जैसे 3 जज में से दिनेश महेश्वरी, उसके बाद बेला एम त्रिवेदी एंड जेबी पारीवाला, ये तीनों जज ने फेवर में दिया है कि ये वैलिड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहा है। और चीफ जस्टिस यू ललित एंड एस रविंद्र भाट, ये दोनों जज ने अगेंस्ट वर्डिक्ट दिया है कि नहीं ये सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, तो 3:2 से वो पास हो गया है। वर्डिक्ट ऑन लीगलिटी ऑफ द कोटा आफ्टर हियरिंग ए बंच ऑफ प्ली दैट हैव चैलेंज्ड द वैलिडिटी ऑफ द 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दैट पेव्ड द वे फॉर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इन इंडिया। द मैराथन हियरिंग हैड लास्टेड फॉर 6.5 days। ठीक है, तो ये था total discussion related the verdict given by Supreme Court, Honorable Supreme Court regarding 10% reservation in EWS quota as per 103rd Amendment of Indian Constitution under Article 15. So if you like my analysis, like the video, please like the video, share the video, subscribe my channel. We will meet again with new topic. Thank you.